तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका आंसर देखिए गाइस, परमाणु ईंधन 3 एक याद रखिएगा आप, एक याद रखिएगा थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम। इसके बाद जो चौथा होगा वो नहीं आएगा, यानी कि कैडमियम नहीं आएगा। तो इसका थोड़ा सा ऐसे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। लिखा है कैडमियम रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है एक चीज़, ये परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। कैडमियम की छड़ क्या करती है, जो आपका परमाणु या नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें मंदक का काम करती है, यानी न्यूट्रॉन को की गति को मंद करने का काम करती है। लिखा है अणु शक्ति से निम्न संबंधित खनिज को पहचानिए। अणु शक्ति से देखिए हमने कहा थोरियम आता है, ओके। मोनोजाइड है, मोनोजाइड से हमें क्या मिलता है, यूरेनियम भी मिलता है, हमें थोरियम भी मिलता है, वो भी आता है, और बेरिलियम भी आता है। और इसमें कौन नहीं आता, क्रोमियम नहीं आता है, ठीक है। तो इसका आंसर है क्रोमियम। इसने कह दिया कि जो परमाणु शक्ति से संबंधित जो भी है, ठीक है, वो ये थे, क्रोमियम नहीं है इससे संबंधित। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है, फिर वही बात है कि यूरेनियम। देखिए इसका जो आंसर है उसमें लिखा है कि यूरेनियम है, बिल्कुल, थोरियम है और रेडियम है, ठीक है। जो नहीं है वो है हीलियम नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट हीलियम परमाणु शक्ति मतलब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके तो हीलियम बनाते, तो शक्ति में तो ईंधन तो हम ये हाइड्रोजन मानेंगे, तो हीलियम तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि आप क्या जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में, तो कैल्शियम में आप तो कैल्शियम यहाँ पे आप जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। क्या नहीं करते हैं, कैल्शियम नहीं करते। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जो है रेडियोएक्टिव तत्व है जिसका नाभिकीय एक वही वाली बात लिखी है, कुछ नया नहीं लिखा है इसमें, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है निम्नलिखित परमाणुवीय ईंधन के रूप में कौन प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें लिखा है जो डी है, इसमें लिखा हुआ है डी जो है आपका लेड, वो हम प्रयोग नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसमें देखिए नाभिकीय ईंधन तथा परमाणु ईंधन उस सामग्री को कहते हैं जिसे विखंडन या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में जो है नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 सबसे अधिक जो है इस्तेमाल किए जाने वाले जो है हमारे नाभिकीय ईंधन है, और थोरियम का भी परमाणुवीय जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे है हमारे लिखा है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो है उपयोग किया जाता है। तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हम उपयोग करते हैं यूरेनियम का, यूरेनियम, थोरियम, ये सब, प्लूटोनियम। तो ये वही चीज़ लिखी है, इसमें कुछ नया नहीं लिखा है। इसमें लिखा है जो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। देखिए परमाणु बम होता है, हाइड्रोजन बम होता है, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन पर। इसमें कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, तो वो है नाभिकीय विखंडन, जो हमने पढ़ा है नोट्स में। लिखा है परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का जो कार्यकारी सिद्धांत है वही। तो इसने कहा जो आपका परमाणु बम होता है उसमें आप किसका विखंडन करते हैं, यूरेनियम का। और जब बात करते हैं हम हाइड्रोजन बम में, तो इसका जो कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसका तो विखंडन था, परमाणु बम का विखंडन था, इसका हमारा नाभिकीय संलयन है, ठीक है। क्या है, नाभिकीय संलयन है। और इसमें हम किसका संलयन करते हैं, तो हम किसका कर रहे थे, हम ड्यूटेरियम का करते हैं, और क्या बनाए थे, ट्राइटेनियम बना रहे थे, ठीक है। इसमें वही चीज़ लिखी है, कुछ नया नहीं लिखा है, वही जो हम नोट्स में पढ़ चुके हैं। बार बार ये चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करें आप, ठीक है। इसमें लिखा है हाइड्रोजन बम, ठीक है, नाभिकीय संलयन वाला ये। तो हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे काम करता है, तो नाभिकीय संलयन, और वो भी अनियंत्रित होता है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित होता है, इसका आंसर होगा बी। फिर लिखा है हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। देखिए इसमें इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है 1908, एक मिनट, हाँ। तो इसमें क्या लिखा है कि 1908 में क्या हंगरी में जन्मे अमेरिकी एक विज्ञानी थे जिनका नाम था टेलर, एडवर्ड टेलर ने क्या किया था, हाइड्रोजन बम के जनक यानी कि फादर ऑफ हाइड्रोजन बम इन्हें कहा जाता है। किसे, एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम के फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। और 1952 में क्या हुआ था, जो यूएसए द्वारा क्या है प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया था। कहाँ किया गया था, मार्शल द्वीप, जो कि कहाँ पे है, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में है, वहाँ पे पहला जो हाइड्रोजन बम है उसका जो है परीक्षण किया गया था। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संवर्धित यूरेनियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका आंसर है बी। इसने कहा संवर्धित यूरेनियम होता है, क्या होता है। इसमें लिखा है प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें जो है रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से जो है बढ़ाया जाता है। इसने कहा कि जो आइसोटोप है हमारे पास यूरेनियम 235 आइसोटोप है, उसका जो घटक है उसको हम मतलब परसेंटेज जो होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से यानी कि कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। सपोज कि हमारे पास है 7%, उसको बढ़ा के हम कर देते हैं 12%, ये काम करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है, इसमें लिखा है जो संवर्धित यानी कि एनरिचमेंट यूरेनियम एक प्रकार का यूरेनियम है जिसमें समस्थानिकों को विलग करने की प्रक्रिया यानी कि सेपरेट करने की प्रक्रिया के द्वारा यूरेनियम 235 का
प्रतिशत संगठन जो है कृत्रिम रूप से जो है बढ़ा दिया जाता है। फिर लिखा है यूरेनियम के रेडियोधर्मी जो विखंडन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, वो होता है सीसा यानी कि लेड होता है। आंसर है ए। ठीक है, मतलब आप इसको सब कुछ सारा इसका काम कर लिए, एंड में क्या बचता है आपके पास बचता है सीसा। तो नेक्स्ट हमारे पास लिखा है कि ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा वैसे समझ लेते हैं कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसकी जो अर्धायु है इसमें लिखी है 4 महीने। ठीक है, अब क्या है, इस पदार्थ का 3/4 क्षय होने में कितना समय लगेगा। ये एक तो हम इसे फॉर्मूले से याद कर लेते हैं, गाइस ये क्वेश्चन वैसे बहुत आने वाला नहीं है, IAS में आया हुआ है। ऐसे नॉर्मल अगर मैं ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ये जो नीचे आपका है वो आप खुद देख लेना। सपोज़ कि हमारे पास एक पदार्थ है, इसको हम पूरा ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसने कहा कि इसकी अर्धायु जो है 4 महीने है, तो 4 महीने बाद इसका जो ये वाला आधा पार्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा, ये इतना पार्ट बचा, ये वाला। ठीक है, ये बच गया। अब हमारे पास कितना पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ, हाफ ख़त्म हो गया। अब इसके भी 4 महीने और मान लीजिए, तो 4 महीने बाद हमारा क्या है, ये वाला पार्ट भी सपोज़ ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, मतलब नीचे वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, तो हमने अभी तक कितना ख़त्म कर लिया, यहाँ से हमने आधा पार्ट ख़त्म कर लिया, यानी कि हाफ पार्ट कर लिया, 1/2 कर दिया, और यहाँ से हमने ये वाला पार्ट भी ख़त्म कर दिया, तो हमने कर दिया 1/4, यहाँ पे 1/4 कर दिया, ये वाला भी हमने यहाँ पे आगे ख़त्म कर दिया। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो ना, तो आता है आपका 3/4। तो इसने यही कहा कि जो 3/4 जो भाग है वो कितने महीने में ख़त्म होगा, तो वो होगा 4 + 4 यानी कि 8 महीने। इसका आंसर है 8 महीने का, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया कि किस तरीके से बात कही जा रही है। अब बाकी आप यहाँ पे ये फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा आप इसको खुद से देख लीजिएगा, आंसर वही आना है 8 महीने। आगे बढ़ते हैं, इसमें अब फिर से वही क्वेश्चन को समझते हैं, ये भी वैसा ही है। तो इसमें लिखा है कि किसी विघटनकारी तत्व की जो अर्धायु है वो 5 महीने। इसको फिर से पूरा ही बना लेते हैं। ठीक है, तो कोई एक तत्व है, ठीक है, तो इसकी जो अर्धायु है वो है 5 महीने। ठीक है, यानी कि यहाँ से गया आधा पार्ट गया। ठीक है, अब 5 महीने बाद इसका कुछ पार्ट बच गया। ठीक है, अब इसने कहा कि 20 वर्ष बाद हमारे पास जो अंश बचता है वह है। ठीक है, तो हमारे पास क्या अंश बचेगा वो हम देखेंगे कि कितना बचा है। ठीक है, इसने लिखा है कि 20 वर्ष बाद जो है विघट नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें लिखा है 5 महीने बाद कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। उसके भी 5 महीने बाद ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 8। और उसके भी 5 महीने बाद हमारे पास ये कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1/2 बचा है, यहाँ पे 1/4 बचेगा, यहाँ 1/8 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा जो भी है 1/16। तो आंसर इसका होगा इस 1/16। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें वही चीज़ है, आप देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन ये भी है, सेम तरीके से सॉल्व होगा ये। तो ये वाला आप IAS लेवल का ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें सारे नाम बिल्कुल ही, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, तो इसमें सारे नाम बिल्कुल ही अलग लिखे हैं। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें दो पता है, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दो। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया यूरेनियम 235। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी जो धातु का हम विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं यूरेनियम का। यूरेनियम में यूरेनियम 235 का और यूरेनियम 238 का करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है गाइस, ये अल्फा कण भी करता है, बीटा कण भी करता है और गामा कण भी करता है, यानी कि उपरोक्त सभी सारे कण करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ठीक है, तो इसमें वही चीज़ लिखी है, हम ये सारी चीज़ें नोट्स में पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ का जो है उपयोग नहीं किया जाता। देखिए कंट्रोल छड़ क्या करने का काम करता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं हमारे पास, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है, जब न्यूट्रॉन को ज़्यादा अवशोषित कर लेता है, जो विखंडन की दर होती है वो कम हो जाती है। न्यूट्रॉन को जब ये कम अवशोषित करता है तो जो विखंडन की दर है वो बढ़ जाती है, यानी कि हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं इस छड़ की हेल्प से न्यूट्रॉन को अवशोषित करके। तो अगर इसने कहा कि ये छड़ ही नहीं है, तो जब छड़ नहीं है तो हम क्या है, न्यूट्रॉन को क्या है कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम न्यूट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो जो विखंडन हो रहा है ना, जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो तेज़ी से होती जाएगी और क्या विशाल मात्रा में ऊर्जा जो है आपकी निकलती जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, ये विध्वंसकारी हो जाएगा, कुछ बहुत ही ज़्यादा खराब। तो इसमें लिखा है कि इसका आंसर है बी। इसमें लिखा है चेन प्रक्रिया जो है आपकी सीमा से बाहर चली जाएगी, मतलब आप यहाँ पर कंट्रोल तो कर नहीं पा रहे, ये जो है बढ़ता ही जाएगा, यानी कि एक सीमा से बाहर चला जाएगा। ठीक है, हमने गाइस समझ लिया है कि न्यूट्रॉन और इस छड़ का क्या काम होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है, तो गाइस जो सबसे पहला है भारत का परमाणु संयंत्र वो कहाँ आता है, महाराष्ट्र में आता है। कहाँ पे आता है, तारापुर में 1969 में आता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, तारापुर मुंबई में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1969 में किया गया। और जो इसकी क्षमता यानी कि इसकी जो कैपेसिटी थी वो कितनी मेगावाट जो विद्युत उत्पादन की थी, वो थी 320 मेगावाट विद्युत उत्पादन की थी। उसके बाद क्या होता है, 2005-6 में 2 और यूनिट्स लगाई जाती हैं जिसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 540 मेगावाट, 540 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसने कहा है कि भारत का प्रथम जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पे था, वो भी सेम वही जगह है आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र, मुंबई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसे आप पढ़िएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, इसने लिखा है बार के जो है वर्तमान निदेशक कौन है। तो गाइस देखिए, इसने कहा कि वर्तमान निदेशक कौन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जब भी बार की बात आए, आप क्या है, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है उससे पहले आप जाके देख लीजिए कि निदेशक इस वक्त कौन है। ठीक है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। तो अभी इसने बस इसमें क्या आपको पता करना है कि बार की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है भाभा, BARC। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, बस इतना याद रखिए, बाकी आप जाके जब भी अपडेट होती है तो आप देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस में क्या अंतर है। गाइस ये तीनों क्या है, रिएक्टर है। ठीक है, तो इसमें लिखा है ये भारतीय शोध रिएक्टर है। ये तीनों क्या है, भारतीय शोध रिएक्टर है। अच्छा, अंतर नहीं, संबंध बताया कि ये तीनों क्या है, रिएक्टर्स हैं, भारतीय शोध रिएक्टर्स हैं। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। इसमें लिखा है जो ध्रुव रिएक्टर है उसका डिज़ाइन क्या है, स्वदेशी तकनीक पर भारत ने खुद बनाया, खुद की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। और संयंत्र को जो है औद्योगिक परमाणु संयंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, कोबाल्ट 60, क्रोमियम 51 और आयोडीन 131 आदि समस्थानिक यानी कि आइसोटोप का उत्पादन किया जाता है। और इस संयंत्र का जो है प्रतिरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण महत्व रखता है। ये कहाँ पे, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। और जो सेकंड है, इसमें लिखा है साइरस नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना का जो है कनाडा की हेल्प से की गई है। और पूर्णिमा नाभिकीय रिएक्टर थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला जो है विश्व का पहला और एकमात्र रिएक्टर है। किसका अध्ययन कर रहा है, ये थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला विश्व का पहला और एकमात्र है, यही है पूर्णिमा। ठीक है, आगे बढ़ते, लिखा है भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यूक्लियर हमें पता है ये, या फिर यूरेनियम 235 किया जाता है गाइस। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखते हैं। इसमें लिखा है यूरेनियम 235 की मात्रा केवल कितनी है हमारे पास, 0.7% है। देखिए कितनी कम है हमारे पास। ठीक है, तो जो शेष होती है 99.284% यूरेनियम कितनी है हमारे पास, 238 है। मतलब हमारे पास 2 यूरेनियम है। तो एक तो आपके पास यूरेनियम 235 है, एक यूरेनियम 238 है। तो हमारे पास जो यूरेनियम 35 है वो इसकी मात्रा हमारे पास है 0.7% है, और इसकी क्या है 90, मतलब मैक्सिमम आपके पास है यूरेनियम 238। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कलपक्कम प्रसिद्ध है। कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है, आप देखिए इसका आंसर है, इसमें लिखा है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण कलपक्कम जो है प्रसिद्ध। आइए इसमें देखते हैं थोड़ा सा। इसमें लिखा है कलपक्कम, सबसे पहली बात वो है कहाँ पे, वो है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में क्या होता है कि 1971 में चेन्नई में क्या होता है, चेन्नई के निकट क्या होता है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCAR की स्थापना की गई। और इस केंद्र का मुख्य कार्य क्या था, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि FBR के संबंध में अनुसंधान करना था और विकास करना था। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये भी आपका रिएक्टर है। और ब्रीडर फास्ट है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। और ब्रीडर का मतलब हो गया ये क्या करता है, जो भी ईंधन डालते हैं उसके बाद क्या होता है, ये खुद जो है ईंधन को फिर से प्रोड्यूस करता है, मतलब उसको पैदा करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, उस पर क्या करना है, अनुसंधान करना है, विकास करना है। और वर्तमान में जो है कलपक्कम जो है आपका कहाँ पे, तमिलनाडु में लगभग 5 इतने करोड़ की लागत में 500 मेगावाट क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपका 2001 और 2002 का, यानी कि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो तब किया जा रहा होगा। बस हमने पढ़ लिया कहाँ पे, कलपक्कम जो है आपका वहाँ पे तमिलनाडु में है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु केंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पे है, कलपक्कम में है, और कलपक्कम तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है ये बताना है आपको। तो इसमें लिखा है कि जो इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च क्या कलपक्कम में है, अभी हमने पढ़ा, ये सही है। ठीक है, फिर इसने कहा एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर क्या है
एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, और हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका चेन्नई में है। तो गाइस ये वाला ही बस एक गलत है, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका चेन्नई में नहीं है, आपका कहाँ पे है, आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। और इसमें लिखा है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है, न्यूक्लियर फिजन आपका कोलकाता में, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सी गलत था और बाकी सारे सही हैं। फिर लिखा है परमाणु खनिज अनुसंधान और अन्वेषण निदेशालय, एक मिनट, इन पे विचार करिए, ठीक है। तो पहला है परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय एक, फिर लिखा है गुरुजल बोर्ड दूसरा, तीसरा लिखा है भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, और लिखा है भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन, ठीक है। और इसमें लिखा है कि जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत हैं, कौन कौन से हैं आपके, चारों ही हैं आपके परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत, परमाणु खनिज अनुसंधान अन्वेषण निर्देशालय भी है, और गुरुजल बोर्ड भी है, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड भी है, और भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन भी है। ये सारे किस में, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वही चीज़ लिखी है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब इसमें लिखा है भारत में भारी जल बनाया जाता है, ओके, भारी जल कहाँ बनाया जाता है ये बताना होगा। तो इसमें लिखा है ट्राम्बे, ठीक है, कहाँ पे बनाया जाता है, ट्राम्बे में बनाया जाता है, ठीक है। अब लिखा है ट्राम्बे कहाँ पे, मुंबई में भारी जल बनाया जाता है। इसके अलावा भी देखिए लिखा है 7 भारी जल संयंत्र का संचालन, भारी जल बोर्ड जो है वो 7 भारी जल संयंत्र है उसका संचालन करता है, और वो सातों कहाँ कहाँ है, बड़ौदा में है, हजीरा में है, कोटा में है, मुनुगुरु, तलचर, थाल और तुतीकोरिन यहाँ पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि यहाँ पे 2 दे रखे हैं, आइए देखते हैं कि कलपक्कम कहाँ है, अभी हमने पढ़ा तमिलनाडु में है, नरोरा कहाँ है, ये सब गाइज आपको याद करना पड़ेगा। आपका उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में है, और आपका ट्राम्बे अभी हमने पढ़ा मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में हो गया, और जो काकरापार है वो लास्ट बचा जो है वही होगा यानी कि गुजरात में है। तो गाइज इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, चलिए आइए पढ़ लेते थोड़ा सा। इसमें लिखा है कलपक्कम भारत में तमिलनाडु राज्य में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, और कलपक्कम मुख्यतः जो है यहाँ जो स्थापित है नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। नरोरा जो है गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में स्थित है। ये परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है यहाँ पे, कहाँ पे, बुलंदशहर में, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें लिखा है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का है गुजरात के सूरत शहर में। फिर ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र के पूर्वोत्तर में स्थित एक क्या है, उपनगर है, और यहाँ भारत का नाभिकीय अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क स्थित है। अभी एक क्वेश्चन पूछा था बार्क के निदेशक कौन है, ठीक है, यही बार्क। फिर आ जाते हैं चलो इसमें बताना है कि मे बी कौन सा गलत है, आई थिंक देखते हैं, हाँ कौन सा गलत है ये बताना है। तो अभी हमने नरोरा पढ़ा, क्या नरोरा कहाँ था, उत्तर प्रदेश में था, ठीक है, बिल्कुल बी सही है हमारा, ठीक है, नरोरा उत्तर प्रदेश में सही है। कलपक्कम आपका कहाँ था, तमिलनाडु में यानी कि चेन्नई मद्रास एक ही बात है, ठीक है, ये भी सही है आपका। फिर दूसरा है कर्नाटका में केगा है, सॉरी गाइस, तो कर्नाटका में केगा है, वो भी सही है आपका। अब उदयपुर में, क्या उदयपुर में है राजस्थान परमाणु, बस एक यही गलत है, जो कि कहाँ पे आपका रावतभाटा कोटा में, कहाँ पे है रावतभाटा कोटा में। इसमें लिखा है नरोरा, ओके, इसमें लिखा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, कहाँ कहाँ पे, क्या नरोरा में, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश में है आपका, और एक कलपक्कम, 2 तो हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है 1/3 हमें पता है, और इसमें आंसर में भी ऐसे हैं, तो आप जानते हैं कि यही आंसर है, ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी। चलिए आइए, उत्तर प्रदेश में जो बुलंदशहर में उसमें क्या है, जो भारी जल रिएक्टर की 220 मेगावाट क्षमता वाली 2 इकाइयों कार्यरत है, और ये विद्युत गृह से दिल्ली और जो है उत्तर प्रदेश को बिजली मिलती है, ठीक है। दूसरा कलपक्कम वाला जो है उसकी जो क्षमता है वो 220 मेगावाट की 2 जो है इकाइयाँ हैं यहाँ पे, और इसका जो डिज़ाइन है भारतीय अभियंताओं और विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया, कलपक्कम जो तमिलनाडु वाला है उसका। फिर लिखा है भारत के निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र जो है चौथी भूकंप पेटी में आता है। अभी जब हम भूकंप पेटी की बात करें तो ये थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक हो गया कि जो होता है भारत में भूकंप आते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या विभिन्न भूकंप पेटियों में हमने क्या है सारे स्थानों को बांट रखा है भारत में, ठीक है। जैसे जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें टोटल कितनी थी, 5 पेटियाँ थी, लेकिन अभी जो है पहली और दूसरी वाली को मिला के 1 कर दिया गया, अब हो गई हमारे पास 4 पेटियाँ। मतलब कि जो सपोज़ कि इस तरह से मान लेते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 जो होता है नहीं 4 नहीं, ऐसे 2 3 4 और 5, ठीक है, ऐसे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है वो होती है आपकी सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो आपकी एक मिनट,
तो जो जिसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं वो आते हैं पेटी नंबर जो 5 होती है उसमें आते हैं, उससे कम इसमें और सबसे कम आते हैं आपके 2 वाली में आते हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा होती है वो कहाँ पे आती है, जो हिमालय के आसपास के एरिया होते हैं वहाँ पे आती है। तो ये होता है हिमालय वाला क्षेत्र जो होता है, या आपका गुजरात का साइड जो नीचे आपका खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र है वो होता है, ठीक है। और जो ये चौथा है वो आपका मान लीजिए जो आपका तराई वाला क्षेत्र आ जाता है, और भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। ये कैसे ये आपका जो टॉपिक है वो आपका ज्योग्राफी का है। तो इसका जो आंसर वैसे हम देखें तो भूकंप पेटी 4 में कौन सा आता है, तो गाइस इसमें आता है नरोरा यूपी, यानी कि देखिए हिमालय में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, ठीक है। उसके नीचे उससे थोड़े से ही कम आएंगे लेकिन आते हैं, ठीक है। तो जो चौथी पेटी में आ जाता है, 5th में तो हिमालय वाला आ जाता है, उसके नीचे वाले में आता है आपका जो 4th पेटी में आ जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका जो है यूपी। तो अब इसने कहा कैगा कहाँ पे, कैगा है कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है कल्पक्कम, और ये आता है 2nd पेटी में आता है, और तारापुर महाराष्ट्र जो है आपका 3rd पेटी में आता है। मतलब यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, आते हैं, ऑलमोस्ट कम आते हैं। तो यही चीज़ यहाँ लिखा है वे परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ है स्थापित। देखिए कई इसमें लिखा है हाल ही में, इट मीन्स ये 2000 का क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखे तमिलनाडु के जो कुंडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ है। देखिए गाइस क्या है जो आपका तमिलनाडु में लग रहे हैं कुंडनकुलम में, तो उसमें उसने टोटल कितने कहा है, 6। रशिया कितने लगाने के लिए तैयार हुआ है, 6, ठीक है गाइस। तो इसमें लिखा है तमिलनाडु के कुंडनकुलम में रूस जो है परमाणु रिएक्टर की 6 इकाइयाँ लगाने के लिए राजी हुआ है। 6 रिएक्टर हेतु जो है रूस उपकरण और जो अवयव है, ठीक है, ये दोनों जो है उपलब्ध कराएगा। और इन रिएक्टर का निर्माण न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। किसका रिएक्टर का निर्माण कौन करेगा, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगी। और 2014 को कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो है 1000 मेगावाट क्षमता की जो पहली इकाई को जो है स्टार्ट कर दिया गया है, और 1000 मेगावाट की जो दूसरी इकाई है वो 2017 को स्टार्ट हो गई। मतलब टोटल लगनी है कितनी, हमें 6 लगनी है। 6 में से 2 चली हैं अभी, एक 2014 में हो चुकी है और एक 2017 में, और दोनों की जो क्षमता थी वो थी 1000 मेगावाट 1000 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है, तो वैसे इसमें है प्लूटोनियम जो कल्पक्कम में है। देखिए हर एक में अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ पे जो कल्पक्कम में फ़िलहाल जो लगा हुआ है वो है वो है प्लूटोनियम, ठीक है। और ये वही चीज़ लिखी है कि क्या इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र में जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का संचालन आरंभ हो चुका है, और इसमें क्या है जो है प्लूटोनियम जो है यूरेनियम ईंधन के रूप में हम मतलब प्लूटोनियम से यूरेनियम का, देखिए हमने कहा ईंधन से ईंधन उत्पादन होता है, ठीक है। इसमें ईंधन से आप क्या उत्पादन करते हैं, ईंधन का उत्पादन करते हैं, इसलिए इसे ब्रीडर रिएक्टर कहा गया है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं प्लूटोनियम, और उससे हम क्या कर रहे हैं, यूरेनियम का उत्पादन कर रहे हैं। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि प्लूटोनियम से यूरेनियम का उत्पादन होता है। ब्रीडर रिएक्टर का मतलब होता है पैदा करने वाला, जन्म देने वाला, तो वही चीज़ है। लिखा है कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है, तो इसमें 2nd और 3rd है। इसमें गाइस इसकी सिर्फ व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, फिर आप समझिएगा। इसमें लिखा है कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या है, प्लूटोनियम कार्बाइड और प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का जो है मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक जो है परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाती है। कितनी क्षमता, 200 मेगावाट उससे अधिक, ठीक है। इसके ईंधन में क्या होता है, 70% जो मात्रा होती है वो होती है प्लूटोनियम कार्बाइड की, और 30% जो मात्रा होती है वो होती है यूरेनियम कार्बाइड की, ठीक है। तो इसमें लिखा है पहला और दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। आइए अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। तो इसमें लिखा है तीसरा, इसने कहा कि 200 मेगावाट से अधिक, बिल्कुल सही हो गया। इसमें लिखा है इसमें जो है प्लूटोनियम कार्बाइड और प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का जो है मिश्रण हम यूज़ करते हैं, और यानी कि ये भी सही है, दोनों का हम यूज़ कर रहे थे। और इसमें लिखा है इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत। इसमें हम प्लूटोनियम का भी यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो लिखा है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए शीतलक हमने पढ़े थे, बहुत सारे थे। तो इसमें लिखा है, एक मिनट, हाँ, तो इसमें कल्पक्कम में जो है 1985 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का परिचालन किया गया था, और इस रिएक्टर में हम प्लूटोनियम यूरेनियम के मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा। और जबकि जो द्रवित और गलित जो सोडियम है, सोडियम का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं, शीतलक को, यानी कि उसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है द्रवित या गलित सोडियम का यूज़ करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आंसर में यही है, इसका आंसर है डी, द्रवित सोडियम। लिखा है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है,
देखिए भारी जल के नाभिकीय रिएक्टर में क्या कार्य होते हैं, हमने अभी देखा था कि आइए इसमें पहले ये देखते हैं। इसमें लिखा है भारी जल यानी कि हैवी वाटर, हाइड्रोजन की समस्थानिक यानी कि ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, यानी कि जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं H2, यहाँ लिखते हैं D2। तो परंपरागत जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें क्या होता है, भारी जल जो है मंदक का काम करता है। मंदक का काम मतलब हो गया कि जो न्यूट्रॉन होते हैं उसकी गति को मंद करने के लिए काम करता है। ये न्यूट्रॉन जो है तीव्र गति से जो चल रहे होते हैं आगे, तो उसको हम क्या करते हैं, मंदक की हेल्प से थोड़ा सा उसकी गति को कम कर देते हैं। और इसका जो कार्य होता है वही लिखा है कि तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है ताकि श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। फिर लिखा है हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, ग्रेफाइट या बेरिलियम का प्रयोग कर सकते हैं। जो भारी जल है उसका तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम ग्रेफाइट का भी यूज़ करते हैं, बेरिलियम का भी यूज़ कर सकते हैं। आधुनिक संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टर में सामान्यतः हम हल्का जल भी मंदक के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमने 3 देख लिया, एक भारी जल देख लिया, एक हमने देख लिया भारी जल, ठीक है, एक देख लिया ग्रेफाइट, एक देख लिया हमने बेरिलियम, ठीक है। अब इसने कहा कि भैया आज के टाइम में ना प्रेजेंट में हम जो है हल्का जल भी यूज़ कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से में से किसे जो है मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, थोरियम, रेडियम, ग्रेफाइट या साधारण जल को। देखिएगा आधुनिक समय में तो हमने कहा जो साधारण पे हल्के जल को, यानी कि यही है साधारण हल्का जल, एक ही है। इसको वैसे नॉर्मली देखा जाए तो हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं। तो अभी हम इसको कोई ऐसा नहीं है साधारण जल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हाँ नॉर्मली हम किसको, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये वही चीज़ है, उसमें कुछ नया नहीं लिखा है। इसमें लिखा है नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया मंदक, देखिए मंदक या मंदन या विमंदन मंदक के रूप में करा जाता है, मतलब न्यूट्रॉन की जो गति है उसको कम करने के लिए किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे जो है मंदक के, वही क्वेश्चन है गाइस, फिर से भारी जल है, ग्रेफाइट है, भारी जल है और बेरिलियम है। इन तीनों में से जो भी आंसर मतलब ऑप्शन में आया आपका वही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा है शीघ्रोत्पादित रिएक्टर है, यानी कि फास्ट ब्रीडेड रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है। कैसे, इसमें लिखा है विखंडन। देखिए जो रिएक्टर होता है ना नाभिकीय रिएक्टर, वो किस पे, नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। तो जैसे कि हमने नोट्स में देखा था, पहला जो पार्ट है उसमें आप देखिएगा शुरुआती इसी से हुई है, तो नाभिकीय प्रक्रिया विखंडन प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, ओके, इसमें लिखा है सी, यानी कि एक ब्रीडर रिएक्टर क्या है, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, ठीक है। यानी कि जो ब्रीडर रिएक्टर हमने कहा कि ये पैदा करता है क्या, ईंधन को ही पैदा करता है, ठीक है। यानी कि अभी हमने देखा था कि प्लूटोनियम था वो क्या कर रहा था, यूरेनियम को पैदा कर रहा था, ठीक है। तो इसने कहा जो विखंडन होने वाले पदार्थ यानी कि ये को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, ठीक है। जितना वो जलता है उससे ज़्यादा वो क्या करता है, उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा गाइस, इसमें लिखा है द न्यूक्लियर पावर, गाइस हाँ इसमें ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है गाइस, इसको आप छोड़ दीजिए, ये तब कोई 2008 में कुछ ऐसा हुआ होगा तभी का है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा चाहे तो। ऐसे क्या, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है। ये भी थोड़ा वैसा ही वाला है, थोड़ा सा आपको ये भी करंट अफेयर्स का ही होगा, उस वक्त कुछ ऐसा रिएक्टर लगाया गया होगा जिसकी क्षमता के हिसाब से पूछ लिया होगा। या हम वैसे देख लेते हैं, नॉर्मली भी जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी आपको जो क्षमता है, यानी कि जो एफिशिएंसी मतलब विद्युत पैदा करने की एफिशिएंसी के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें जो काकरा पार है वो है 404 मेगावाट करता है, कैगा आपका 880 करता है, कुंडनकुलम आपका 2000 मेगावाट करता है और तारापुर जो है 1400 मेगावाट तक करता है। तो इसने पूछा कि सबसे अधिक किसके, तो सबसे अधिक गाइस इसमें हमारी कुंडनकुलम की है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का जो है पर आधारित कोड क्या था। देखिए गाइस क्या होता है, जो हमारा जो सबसे पहला जो नाभिकीय वो होता है, मतलब परमाणु जो भी हमारे परीक्षण होता है, परमाणु परीक्षण होता है, वो कहाँ पे होता है, राजस्थान के पोखरण में होता है। और जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस वक्त 1974 में होता है, ठीक है। और उसका जो क्या होता है कि हम उस हर एक जो हमारे पास परीक्षण होता है हम उसको एक कोड नेम दे देते हैं, ठीक है। तो उस वक्त जो इंदिरा गांधी की सरकार में 1974 में हुआ था उसका नाम था हमारे पास क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक है हमारे पास, हमें पता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के अलावा किसी अन्य राष्ट्र द्वारा किया गया पहला
पहला पुष्ट नाभिकीय परीक्षण था जो भारत ने किया था। ठीक है, मतलब वो 5 देश कर सकते थे, 5वें के बाद छठा देश नहीं कर सकता था, बट भारत ने यहाँ पे किया था। और इस परमाणु परीक्षण को जो है हमने क्या कोड नेम दिया था, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया था। और ये कब हुआ था, 18 मई 1974, जब थी इंदिरा गांधी की सरकार थी हमारे देश में। ठीक है, उसके बाद इसने लिखा है कि जो पोखरण 2 भी होता है, ठीक है, वो तो हो गया पोखरण 1। पोखरण 2 जो होता है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में होता है, और वो होता है 98 में होता है। और कौन सा 98 में, 9 जून 1998 में होता है। तो इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। वैसे आपने एक मूवी भी देखी होगी, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, वो ये इसी पे बेस्ड थी। तो पोखरण 2 के अंतर्गत क्या, भारत में ऑपरेशन शक्ति के तहत जो राजस्थान के पोखरण परीक्षण स्थल में 5 परमाणु जो परीक्षण किए गए। प्रथम 3 जो है आपका कब किया गया, 11 मई 1998 को किया गया। और जो बाद के 2 थे वो आपका क्या गया, 2 दिन बाद, यानी कि 13 मई 1998 में किया गया। ठीक है, अब आता है 1998 में जो है पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में है, वही क्वेश्चन है, ये राजस्थान में है। ठीक है, इसका आंसर है बी, राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते गए, यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए। और हाँ, अगर आपको वीडियोस की, यानी कि जो भी चैप्टर है उसकी अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज़, मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगला चैप्टर होगा हमारा कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। गाइस, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें पार्ट्स काफ़ी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं। थैंक यू।